हाँ, तो सभी बच्चों का, जो बच्चे क्लास 11th में पढ़ते हैं, जिनके पास बायोलॉजी है, उनका हमारी क्लास में देखिए स्वागत है। तो देखिए हमारा अध्याय है, हमारा चैप्टर है दूसरा, सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और आज जो हमारा ये अध्याय है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो इस अध्याय की हमारी आज 16वीं क्लास है। अर्थात हम इससे पहले 15 क्लास पढ़ा चुके हैं और आज हमारी 16वीं क्लास है। तो आज इस 16वीं क्लास में हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो हम देखते हैं कि आज की हमारी जो क्लास है उस क्लास में हमें पढ़ना क्या है। देखिए तो देखिए हमारे क्लास में हमारा जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब उसके क्वेश्चन और आंसर चल रहे हैं जैसा कि एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं। तो हमारे देखिए क्वेश्चन चल रहे हैं और हम उनके कुछ सॉल्यूशंस यहाँ पर लिखेंगे कि एग्जाम के अंदर, परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं और हम किस प्रकार से उनके जवाब दे सकते हैं अच्छी तरह से। तो आज हम यहाँ पर एनसीईआरटी के जो दिए हुए हमारे क्वेश्चन हैं उनके हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो सभी बच्चे देखते रहें। तो देखिए आज तीसरा क्वेश्चन है। इससे पहले पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हम 15वें लेक्चर में कर चुके हैं और आज हमारा क्या है, आज हमारी जो 16वां लेक्चर है इसमें हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल इन डायटम्स। तो जो डायटम्स होते हैं उन डायटम्स की जो सेल वॉल का नेचर क्या है, वो किस प्रकार की नेचर में होती हैं, ये कह रहे हैं। इसका प्रश्न क्या है, व्हाट इज, आखिर में क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल का नेचर कैसा होता है इन डायटम्स। तो हमें जो मिलने वाले जो डायटम्स मिलते हैं नेचर के अंदर, हमें जो मिलते हैं, तो हमें ये देखना है कि आखिर में जो डायटम्स होते हैं उनकी सेल वॉल क्या है। तो देखिए इस प्रश्न को देखिए हम ऐसे दे सकते हैं, द बाल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो मेरा डायटम्स होता है, डायटम्स की जो बाल होती है वो सिलिका के अंदर क्या होती है, एम्बेडेड, धसी हुई, एंड आर इनडेस्ट्रक्टिबल। तो वह टूट फूट नहीं सकती, ठीक है, एंड आर इनडेस्ट्रक्टिबल, अर्थात वह टूट फूट नहीं सकती। तो उसकी जो बाल होती है डायटम्स की, उसमें मुझे कहीं ना कहीं सिलिका मिलता है। सिलिका की वजह से क्या होती है, वो टूट फूट नहीं सकती है, अर्थात वो इनडेस्ट्रक्टिबल होती है। दूसरी बात, डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट। तो देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो डायटम्स होते हैं, तो जब डायटम्स, देखिए क्या कह रहा है, डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट्स। तो डायटम्स जो होते हैं वो जैसे उस डायटम्स का काम पूरा हो जाएगा, जैसे डायटम्स की मतलब डेथ हो जाती है, तो वो हम ये कह सकते हैं वो अपने आवास में, जहाँ पर डायटम्स मिल रहे हैं, इन देयर हैबिटेट, यानी डायटम्स अपने हैबिटेट में, अपने आवास में, ठीक। तो यहाँ पर कह रहा है, देखो अपने आवास में बिहाइंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिशन। तो अपने पीछे वो जो होती है सेल वॉल, उस सेल वॉल की बहुत ज़्यादा संख्या छोड़ जाते हैं, ठीक, लेफ्ट छोड़ जाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जैसे डायटम्स का पूरा काम हुआ और उसकी सेल वॉल क्या होती है, उसमें सिलिका होता है। तो सिलिका हो जाने की वजह से क्या होता है, वो डायटम्स मर गए, लेकिन उसकी जो सेल वॉल होती है, उस सेल वॉल का बहुत ज़्यादा डिपोजिशन इकट्ठा होती रहती हैं। वो सेल वॉल क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा इकट्ठी रहती हैं, जो करोड़ों वर्षों तक पड़ी रहती हैं। तो ठीक, एंड दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर, एंड दिस एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मतलब क्या है, एंड दिस एक्यूमुलेशन मतलब यह है कि उसका मतलब जैसे सिलिका छुड़ेगी, तो सिलिका क्या है, जैसे सिलिका पड़ी है, ये बहुत सारी सिलिका, तो यहाँ पर सिलिका पड़े 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 क्या हो जाएंगी, इसका ये क्या हो गया, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है बहुत सारी चीज इकट्ठी हो गई, एक्यूमुलेशन हो गई। ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स, करोड़ों वर्षों तक। एज,
कॉल्ड डायटोमियस अर्थ। तो जहां पर ये चीज एक्यूमुलेशन होता है, उसकी सेल वॉल का बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन होता है, वहां पर पड़ी रहती है। तो मैं उसकी जो जमीन होती है जहां पर ये पड़ी है, ये पूरी अर्थ है, तो ये वाली जिस अर्थ पर ये पड़े हुए हैं उस अर्थ को हम क्या कहते हैं? उस अर्थ को कहते हैं डायटोमेशियस अर्थ। तो उस अर्थ को हम क्या कहते हैं? डायटोमेशियस अर्थ कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है उसका यही जवाब है। अब देखिए अगला प्रश्न है, तो देखिए हम फाइंड आउट व्हाट डू द टर्म्स, फाइंड आउट व्हाट डू द टर्म्स एल्गल ब्लूम, ठीक है, एल्गल ब्लूम एंड रेड टाइड सिग्निफाई। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं जो एल्गल ब्लूम है और रेड टाइड है, आखिर में हमें देखने के लिए मिलती हैं। एल्गल ब्लूम हम देखने के लिए मिलता है, उसके अलावा हमें रेड टाइड समुद्र में देखने के लिए मिलते हैं। तो हमें यहाँ का मतलब है कि आखिर में ये चीज़ हमें क्या दर्शा रही है, तो इस चीज़ से क्या मतलब है। तो हम एल्गल ब्लूम समझते हैं, आखिर में एल्गल ब्लूम क्या दर्शा रहा है। तो देखिए हाई क्वांटिटी ऑफ नाइट्रेट्स, तो देखिए हाई क्वांटिटी ऑफ नाइट्रेट्स, तो नाइट्रेट्स की क्या कर रहा है? नाइट्रेट्स की क्या हाई क्वांटिटी, अधिक मात्रा, एंड फॉस्फेट्स, तो नाइट्रेट और फॉस्फेट्स की अधिक मात्रा इन वाटर बॉडीज, ठीक, वाटर बॉडीज में अर्थात जहां पानी भरा हुआ होता है उसकी बात कर रहे हैं। ड्यू टू, ठीक, सरफेस रन ऑफ लीड्स टू ब्लूमिंग ऑफ एल्गी। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो वाटर होता है, जो मेरा वाटर जगह जगह मिल रहा है, मान लीजिए मुझे वाटर मिलने के लिए मुझे समुद्रों में मिल रहा है, मुझे झील में मिल रहा है, और भी बहुत जगह मुझे देखने के लिए जो वाटर मिल रहा है, तो जो वाटर ब्लू जो होता है तो उसकी जो सरफेस होती है, मान लीजिए ये तालाब सा है, इस तालाब के अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ, तो इस पानी के ऊपर परत पर बात कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? एक वाटर सरफेस। तो वाटर सरफेस की बात कर रहे हैं हम, पानी के सरफेस की। तो वाटर सरफेस के ऊपर देखिए रन ऑफ लीड्स टू ब्लूमिंग ऑफ एल्गी। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि मुझे एक प्रकार की उसके ऊपर तैरती हुई मुझे क्या दिखाई दे रही है? एल्गी। तो जो बहुत ज्यादा एल्गी दिखाई दे रही है, एल्गी, तो इसी को मैं क्या कहता हूँ? एल्गल ब्लूम। तो एल्गल ब्लूम मतलब इस प्रकार से ऐसे 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 बहुत ज्यादा चीज मुझे ऐसे दिखाई देती, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एल्गल ब्लूम। रेड टाइड, तो देखिए रेड टाइड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए सम डायनोफ्लैजिलेट्स, कुछ ऐसे डायनोफ्लैजिलेट्स भी हमें मिलते हैं जैसे गोनिओलेक्स, ठीक, वैन प्रेजेंट इन हाई क्वांटिटी इन सी इम्पार्ट्स रेड कलर टू वाटर एंड आर कॉल्ड रेड टाइड। तो देखो यहाँ पर यह कह रहा है कि हमें कुछ इस प्रकार के डायनोफ्लैजिलेट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, कहाँ पर? समुद्र में। तो जैसे कि मैं बात करता हूँ गोनिओलेक्स की, ठीक है, वैन प्रेजेंट जो उपस्थित होता है इन हाई क्वांटिटी इन सी, तो समुद्र में हमें कुछ ऐसी जगह मिलती है, समुद्र का कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां पर मुझे बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में क्या मिल रहा है देखने के लिए? मुझे कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स मिल रहे हैं जैसे कि गोनिओलेक्स। तो गोनिओलेक्स समुद्र का कुछ ऐसा भाग है, एक प्रकार का डायनोफ्लैजिलेट्स है जो मुझे बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ का पानी कैसा हो जाता है? लाल ही लाल, ठीक। तो इम्पार्ट्स रेड कलर टू वाटर, तो जिसकी वजह से पानी का कलर कैसा हो जाता है? लाल, एंड आर कॉल्ड रेड टाइड, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेड टाइड, ठीक। तो देखिए हाउ एवर डू ए एल्गल ब्लूम्स, उसके अलावा हम देखते हैं देखिए एल्गल ब्लूम एंड रेड टाइड एनिमल लाइफ। तो हम इसकी वजह से, जैसे मान लीजिए कहीं पर भी एल्गल ब्लूम हो रहा है बहुत ज़्यादा, एल्गल ब्लूम मतलब क्या? एल्गी का किसी पानी के ऊपर परत चढ़ जाती है, हरी हरी मुझे दिखने लगती है, किसी तालाब में हो गया, किसी झील में हो गया, या जहाँ पर समुद्र का एरिया जहाँ बहुत ज़्यादा पानी भरा, वहाँ पर मुझे देखने के लिए एल्गल ब्लूम मिले। और समुद्र का कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे देखने के लिए कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स मिले जैसे कि गोनिओलेक्स। तो गोनिओलेक्स क्या करता है? वो पानी को लाल कर देता है। और एल्गी क्या है? बहुत ज़्यादा तालाब की सरफेस का जो पानी है
उस पर इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से मालूम है क्या होता है, वो पानी हरा हरा सा मुझे काई काई सी दिखती है बहुत ज़्यादा। तो इनकी वजह से देखिए जैसे एल्गल ब्लूम, तो इसकी वजह से बात करें इन दोनों की वजह से, तो हम बात करते हैं एल्गल ब्लूम एंड रेड टाइड। हाउ एवर डू टू, देखिए एल्गल ब्लूम एंड रेड टाइड, हम इन रेड टाइड और एल्गल ब्लूम की वजह से एनिमल्स लाइफ डिक्लाइंस, तो जिसकी वजह से क्या होती है, एनिमल जो वहाँ पर मुझे मिलने वाले जो छोटे मोटे जंतु मिले, मुझे मछलियाँ मिल रही हैं और भी जीव मिल रहे हैं जिस लाल पानी में रह रहे हैं, तो उनकी लाइफ का डिक्लाइन होने लगती है। डिक्लाइन का मतलब होता है उनकी लाइन कम होने लगती है, ठीक है। उनकी लाइन क्या होती है, उनकी लाइफ के बारे में बात करें, ये कह सकते हैं हम कि जैसे वहाँ पर मुझे मछलियाँ मिल रही या कुछ जीव मिल रहे, तो उनकी लाइफ क्या कम होने लगेगी, अर्थात उनकी संख्या कम होने लगती है। क्यों हो रही है कम, क्यों हो रही है कम? ड्यू टू टॉक्सिन्स एंड डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड वाटर। अगर रेड टाइड अधिक है, पहले ये समझिए, अगर रेड टाइड अधिक है तो वहाँ पर क्या होगा, वो रेड टाइड अधिक तो वहाँ पर टॉक्सिन रिलीज करेगा, जिसकी वजह से फिश और भी चीज़ें वो मर जाती हैं, और डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। और जिस तालाब के ऊपर एल्गल ब्लूम, ठीक है, ये एल्गल ब्लूम क्या होगा अधिक, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कमी हो, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरी मछलियों को क्या न तो ऑक्सीजन मिल पाएगी न कुछ मिल पाएगी। और यहाँ पर क्या है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये टॉक्सिन से रिलीज करता है, जिसे हम कहते हैं सेक्सी टॉक्सिन, तो जिसकी वजह से मछलियाँ मर जाती हैं, ये जहर है, ठीक। तो वाटर में क्या होते हैं, वाटर के इनसाइड, वाटर के नीचे जो भी मेरे पास जीव मिल रहे हैं, मछलियाँ मिल रही हैं और भी जीव मिल रहे हैं, वो सारे जीव क्या है, रेड टाइड की वजह से मर रहे हैं। रेड टाइड रिलीज कर रहा है क्या, एक सेक्सी टॉक्सिन, ठीक है, एक सेक्सी टॉक्सिन, यानी टॉक्सिन से रिलीज कर, जिसे हम कहते हैं सेक्सी टॉक्सिन। और एल्गल ब्लूम की वजह से क्या हो रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो ऊपर से ऑक्सीजन जो मिल रही है वो ऑक्सीजन अंदर तक नहीं जा रही, अर्थात प्लांट्स अच्छी तरह से फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे, और वाटर में अच्छी तरह से ऑक्सीजन नहीं घुल पा रही, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मछलियां मर रही हैं। तो ये है इसके मेन रीजन। अब देखिए अगला प्रश्न है, हाउ आर बायरोट्स डिफरेंट फ्रॉम वायरसेस। तो देखिए हाउ आर बायरोट्स डिफरेंट फ्रॉम वायरस, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आखिर में जो बायरोट्स हैं वो बायरोट्स हैं वो वायरस से किस प्रकार से भिन्न है, क्या अंतर है, क्या है इसके कैरेक्टर्स। यहाँ पर देखिए, तो ये है मेरे बायरोट्स, ये है मेरे वायरस, ठीक। पहली बात न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, तो बायरोट्स के अंदर केवल हमें आरएनए मिलता है, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिल रहा है, वो भी कैसा मिल रहा है हमें, सिंगल स्ट्रैंडेड, वो भी हमें कैसा मिल रहा है, सिंगल स्ट्रैंडेड। यहाँ पर डीएनए और आरएनए मुझे सिंगल स्ट्रैंडेड भी मिल रहा है और डबल स्ट्रैंडेड भी मिल रहा है वायरस में, जबकि वायरस में नहीं है। दूसरी बात प्रोटीन, तो प्रोटीन की बात करता हूँ तो वायरस में किसी भी प्रकार का कोई प्रोटीन कोट नहीं मिल रहा है, जबकि यहाँ पर मिल रहा है। कैप्सिड की बात करें तो यहाँ पर कैप्सिड क्या है, एब्सेंट, और यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट। साइज, इसका साइज अगर मैं बात करता हूँ, इसका साइज क्या है, स्मॉलर देन वायरसेस, इसका साइज वायरस से छोटा है, जबकि इसका साइज लार्जर देन वायरस, ये वायरस का साइज वायरस से बड़ा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं वायरस का साइज बड़ा है और वायरस का साइज छोटा है। ये देखिए उसका साइज क्या है, छोटा। अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए प्रश्न है, डिस्क्राइब ब्रीफली 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ। तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि जो मेरा प्रोटोजोआ है, तो यहाँ पर कह रहे हैं जो प्रोटोजोआ है, तो उस प्रोटोजोआ के बात करते हैं, तो उस प्रोटोजोआ को हमारी इस एनसीईआरटी की बुक्स में 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। तो उन चारों ग्रुप्स के बारे में यहाँ पर क्या वो अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा वर्णन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डिस्क्राइब ब्रीफली, अच्छी तरीका से उन्हें वर्णन कीजिए 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ के चारों ग्रुप्स को। तो पहला ग्रुप है देखिए यहाँ पर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, दूसरा है यहाँ पर अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, तीसरा है यहाँ पर स्पोरोजोन्स, चौथा है
सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। आखिर में हम देखते हैं क्या क्या अंतर है। ये सब आते हैं प्रोटोजोआ के अंतर्गत। ये प्रश्न है हमारा, अब हम इससे समझते हैं। हैबिटेट की बात करते हैं तो देखिए प्रोटोजोन्स की बात करते हैं तो प्रोटोजोन्स की पहले इस इमेज को दिमाग में लगाओ, ये अमीबॉडी की इमेज दिमाग में लगाओ, ये स्पोरोजोन्स की इमेज लगाओ। स्पोरोजोन्स ऐसे होते हैं स्पोर लाइक, ठीक है, और ये सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की इमेज अपने दिमाग में लगाओ। इसे दिमाग में इमेज को देख करके इससे प्रश्न लिख दो। तो इसे हम देखते हैं तो ये हमें कैसा मिलता है, एंडोपैरासाइट्स। इसे देखते हैं तो ये कैसा मिलता है, फ्रेश वाटर, लेकिन एंडोपैरासाइट्स भी मिलता है। अमीबा की बहुत सारी ऐसी प्रजाति है जो हमारे अंदर रोग पैदा करती हैं, तो ये मुझे एंडोपैरासाइट्स मिल रहा है, ठीक है। इसे देखते हैं तो इसे बात करते हैं, ये भी मुझे एंडोपैरासाइट मिल रहा है, और ये सभी एंडोपैरासाइट्स होते हैं बट पैथोजेनिक होते हैं, अर्थात ये बॉडी के अंदर पहुंचेंगे तो रोग ही पैदा करेंगे मोस्टली रूप से, सभी पैथोजेनिक हैं। दूसरी बात में देखिए यहाँ पर ऑर्गन्स ऑफ फूड कैप्चरिंग एंड लोकोमोशन। तो इनके अंदर वो कौन से ऑर्गन्स मिलते हैं जिसकी वजह से वो खाना भी पकड़ लेते हैं और अपने शिकार को भी पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसे जिसकी वजह से खाना और खाने पकड़े जाने अपने शिकार पकड़ लेते हैं, उसके अलावा वो कौन से ऑर्गन्स हैं जिससे वो लोकोमोशन भी कर सकते हैं। तो ये देखो लोकोमोशन लिखा है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए हमें एक या अधिक फ्लैजेला होते हैं। यहाँ पर सीडोपोडिया मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मिले मुझे सीडोपोडिया, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें सीलिया मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए बात, यहाँ सीडोपोडिया मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है फ्लैजेला या सीडोपोडिया, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ऑर्गन्स नहीं मिला है, अर्थात ये पैरासाइटिक है। यहाँ पर मुझे सीलिया मिला है। तो सीलिया वो है जिसकी वजह से क्या उसके भोजन में, इसे भोजन के लिए क्या कर रहा है, वो हेल्प, ठीक। यहाँ पर भी भोजन के लिए सीडोपोडिया हेल्प कर रहा है और लोकोमोशन हेल्प कर रहा है। यहाँ पर भी फ्लैजेला भोजन के लिए भी हेल्प कर रहा है और कहीं ना कहीं उसके लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहा है। उसके बाद देखिए अगला, देखिए इसी में अगला पॉइंट में देखिए और क्या है लिख सकते हैं हम, इसमें प्रश्न आ गया तो हम कैसे इसका जवाब दें। उसका बाद देखिए हम अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर मुझे नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कुछ स्पीसीज में देखने के लिए मिला, वो भी सिनगेमी टाइप का। यहाँ पर शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बाय गैमोगेमी, तो यहाँ पर केवल मुझे देखने के लिए गैमोगेमी मिल रहा है, और यहाँ पर सेक्सुअल है लेकिन कंजुगेशन टाइप का हो सकता है, ऑटोगोमी हो सकता है एवं एंडोमेक्सिस हो सकता है। उसके अलावा देखिए न्यूक्लियस, तो यहाँ पर देखता हूँ मैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, यानी कि इन स्पीसीज के ग्रुप में मैं देख सकता हूँ ज़्यादातर मुझे मोनोन्यूक्लिएट मिलता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो है जियार्डिया का। तो जियार्डिया में हमें देखने के लिए 2 न्यूक्लियस मिलेंगे, बाकी सभी में मुझे 1 मिलते हैं, ये एक्सेप्शन है हमारा। अगली बात यहाँ पर देखते हैं, और तो यहाँ पर भी देखिए हमें मोनोन्यूक्लिएट अथवा मल्टी न्यूक्लिएट, तो यहाँ पर भी देखिए हमें देखने के लिए ज़्यादातर मोनोन्यूक्लिएट मिलते हैं, बट एक आध एक्सेप्शन है, जैसे कि पैलोमिक्सा, यहाँ पर देखने के लिए मुझे मल्टी न्यूक्लिएट मिल जाता है। तो पैलोमिक्सा एक ऐसा जीव है जहाँ पर मुझे 1 से अधिक क्या मिलेंगे देखने के लिए उसकी बॉडी में, न्यूक्लियस। उसके अलावा यहाँ पर बात करें, यहाँ मोनोन्यूक्लिएट मिलता है, और यहाँ पर हमेशा हमें देखने के लिए 2 न्यूक्लियस मिलेंगे, जिसे मैं क्या कहता हूँ, न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म। तो जो 2 न्यूक्लियस मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी क्या न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म को क्या दर्शा रही है। अगला देखिए, अगला पॉइंट हमारा ट्राइकोसिस्टम, देखिए हम बात करते हैं कैरेक्टर्स फ्लैजिलेट्स, ठीक है, ये है भाई ट्राइकोसिस्ट। तो यहाँ पर मुझे एब्सेंट है, इसमें यहाँ भी एब्सेंट है, यहाँ भी एब्सेंट है, बट मुझे यहाँ पर प्रेजेंट मिल रही है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि चीज़ हमें मिल रही है। यहाँ पर हमें ये चीज़ मिल रही है, जैसे कि ट्रिपेनोसोमा, जियार्डिया, लेशमानिया, अमीबा, एंटामिया, स्टोल्टिका, ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक, इसके एग्जाम्पल हैं। और हम एक आध 2 चीज़ और देख सकते हैं, जैसे हम न्यूट्रिशन देख लो। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो देखिए न्यूट्रिशन, तो मुझे इस ग्रुप के जो सदस्य यहाँ पर देखिए मुझे हेट्रोट्रॉफिक हमें न्यूट्रिशन मिला है, अर्थात ये खाना अपने आप नहीं बना सकते,
इसलिए हम इसे कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक। सैप्रोजोइक मतलब ऐसे होते हैं कि ये खाना अपने आप नहीं बना सकते, मगर कुछ इस प्रकार की चीज़ हैं जो सड़ बढ़ रही हैं, तो वहाँ पर कहीं न कहीं पर ये क्या है, उससे अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं। तो ये भी देखिए, हम यहाँ पर बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक होलोजोइक, इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर मुझे होलोजोइक न्यूट्रिशन मिल रहा है, अर्थात हेटेरोट्रॉफिक भी हैं, अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, बट होलोजोइक है। होलोजोइक मतलब पहले किसी भी खाने को क्या करेंगे, एंडोसाइटोसिस, ठीक, एंडोसाइटोसिस करेंगे, फिर यहाँ का डाइजेशन होगा, उसके बाद एक्जोसाइटोसिस होगा, ठीक, बाइसेफर होगा। तो यहाँ पर पहले खाने को ग्रहण करेंगे, बॉडी के अंदर पहुँचेगा, फिर उसका डाइजेशन होगा एंजाइम्स के द्वारा, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, एक्जोसाइटिस अर्थात बाइसेफर होगा। तो ये सारी चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पर बात करते हैं स्पोरोजोन्स की, तो ये सभी हेटेरोट्रॉफिक है एंड सैप्रोजोइक ऊतक है। तो ज़्यादातर हमें देखने के लिए हेटेरोट्रॉफिक मिलने हैं, अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, बट सैप्रोजोइक ऐसी कंडीशन है, ये कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं, उससे अपना खाना ले सकते हैं सड़ी गली चीज़ों से। इसके अलावा ये भी हेटेरोट्रॉफिक है। और होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, पहले खाने को लेंगे यहाँ सब, ठीक है, पहले खाने को लेंगे, फिर उसका डाइजेशन होगा, फिर उसका एक्जोसाइटोसिस होगा, तो ये होता होलोजोइक। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मुझे देखो इस ग्रुप में लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशर मिलता है, यहाँ देखने के लिए मुझे बाइनरी फिशर मिलेगा, मल्टीपल फिशर मिलेगा, यहाँ देखने के लिए मुझे मल्टीपल फिशर मिलेगा, स्पोरोगोमी मिलेगा, और यहाँ पर हमें ट्रांसवर्स मिलेगा। तो इस प्रकार से देखिए हमारे प्रश्न आते हैं, तो हम प्रश्न का इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं, हमें इस प्रकार से उनके आंसर देने हैं। अगला देखिए प्रश्न है, अगला देखिए प्रश्न क्या कराए, प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक। प्लांट्स जो होते हैं वो क्या से होते हैं, ऑटोट्रोपिक, स्वयंपोषी, अर्थात वो अपने आप खाना बना सकते हैं। दूसरी बात, कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स डेट आर पार्शली हेटेरोट्रोपिक। यू थिंक, क्या आप कुछ सोच करके कुछ इस प्रकार के हमें प्लांट्स बता सकते हैं डेट आर पार्शली हेटेरोट्रोपिक, जो आंशिक रूप से क्या होते हैं, विषमपोषी, जो आंशिक रूप से क्या होते हैं, विषमपोषी अर्थात परपोषी होते हैं। तो देखिए ज़्यादातर प्लांट्स तो हमें ऑटोट्रॉफिक मिलता है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो क्या होते हैं, पार्शली हेटेरोट्रॉफिक, पार्शली हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्लांट्स हैव क्लोरोफिल पिगमेंट, ये सब पता है कि जितने भी प्लांट्स ग्रुप में आते हैं तो अपने आप जो खाना बनाते हैं उनके पास देखने के लिए हमें क्लोरोफिल पिगमेंट मिल जाता है। दूसरी बात, सो दीज आर ऑटोट्रॉफिक, तो ऐसे हमें प्लांट्स जो अपने आप खाना बना लेते हैं उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट मिलेगा, उन्हें मैं क्या कहता हूँ, ऑटोट्रॉफिक कहता हूँ। बट सम इंसेक्टिवोरस, उसके अलावा मुझे कुछ ऐसे मिले जो क्या, इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस मतलब होता है कीटाहारी, छोटे छोटे कीटों को खा सकते हैं, इंसेक्टिवोरस एंड पैरासाइटिक प्लांट्स। उसके अलावा कुछ ऐसे मिल रहे हैं जो किसी के ऊपर परजीवी के रूप में होंगे, तो ये क्या है, आर पार्शली हेटेरोट्रॉफिक। तो ऐसे मुझे प्लांट्स मिलते हैं, उन प्लांट्सों को मैं कहता हूं पार्शली हेटेरोट्रॉफिक, यानी खाना तो अपना बनाएं, उसके साथ साथ ये किसी न किसी ऊपर किसी भी चीज़ के लिए, थोड़ी बहुत चीज़ के लिए क्या है, निर्भर हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप नहीं बना सकते, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बना सकते हैं, तो कुछ चीज़ें जो अपने आप नहीं बना सकते उसी को मैं कह सकता हूं कि पार्शली हेटेरोट्रॉफिक। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए पार्शली हेटेरोट्रॉफिक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जैसे ब्लैडर बर्ड या वीनस फ्लाई, ठीक है, ब्लैडर बर्ड जिसे हम कहते हैं क्या, निपेंथिज भी कह देते हैं, ठीक है, निपेंथिज। तो ऐसे प्लांट्स हैं जो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, वह छोटे मोटे चींटी वीटी और भी कीट हैं, उन कीटों को क्या कर लेते हैं, खाते रहते हैं। तो इनकी पत्तियां जो होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं एक ब्लैडर में। दूसरी बात, पैरासाइटिक हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स। पैरासाइटिक कौन सा, जैसे कि कसकूटा, कसकूटा मतलब कि अमरबेल, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं हरे, तो जिनके ऊपर वो प्लांट्स होता है कसकूटा, वो क्या होता है, उनके ऊपर परजीवी के रूप में होता है, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें लेता रहता है, धीमे 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 क्या करता है, उन प्लांट्स से सारा न्यूट्रिशन ले लेगा, उस प्लांट्स को बाद में क्या कर देता है, डेथ कर देता है। तो ये पैरासाइटिक प्लांट्स हैं, तो ये हैं हमारे पैरासाइटिक प्लांट्स। तो इस प्रकार के जो कुछ प्लांट्स हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं पार्शली हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स। अब इसमें देखो कह रहा है, अगला प्रश्न आ गया 8 हमारे एनसीईआरटी का। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट डू द टर्म्स। अब देखिए क्या आप इनसे समझते शब्द होते हैं, जैसे फाइकोवेंट एंड माइकोवेंट सिग्निफाई। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं
कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, जो हमारे पास शब्द लिखे हुए हैं जैसे फाइकोवेंट और माइकोवेंट जो शब्द है, आखिर में हम इससे क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या है। तो फाइकोवेंट का मतलब क्या है और माइकोवेंट, आखिर हम इससे क्या समझते हैं। तो पहले फाइकोवेंट को समझते हैं। तो फाइकोवेंट की देखिए हम बात करते हैं तो ये क्या है, फाइकोवेंट हम किसे कहते हैं, द एल्गल कंपोनेंट ऑफ ए लाइकेन। तो एक लाइकेन होता है, उस लाइकेन का जो एल्गल कंपोनेंट है, एक शैवाल वाला घटक है, एक शैवाल वाला पार्ट होता है, उसी को मैं कहता हूं क्या, फाइकोवेंट। ठीक, तो हमें पता है जैसे मान लीजिए लाइकेन है, ठीक है, तो लाइकेन है, तो लाइकेन में क्या, लाइकेन उसे कहते हैं जहां पर मुझे देखने के एल्गा और फंगस मिलेंगे। तो एल्गा और फंगस जो है, जो दोनों क्या एक सहजीवी के रूप में रहते हैं, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, म्यूचुअली बेनिफिट है, इसे भी बेनिफिट है साथ रहने से, इसे भी बेनिफिट है, तो दोनों को क्या है, बेनिफिट। अर्थात ये क्या है, ये आपके म्यूचुअली रिलेशनशिप में है। ठीक, म्यूचुअली रिलेशनशिप में प्यारे बच्चों। तो ऐसा रिलेशनशिप जब उसे भी फायदा हो रहा है, उसे भी फायदा हो रहा है, तो वहां पर जिस दोनों को फायदा होता है, जहां पर एल्गा मिल रहा है मुझे देखने के लिए और फंगस मिल रहा है, तो दोनों जब साथ साथ में रहते हैं तो मैं उसे प्यारे बच्चों कहता हूं लाइकेन। तो लाइकेन का वो वाला भाग जहां पर शैवाल होते हैं, उसी को मैं क्या कहता हूं, वो एल्गल पार्ट है, उसी को मैं क्या कहता हूं, फाइकोवेंट। तो उसी को मैं क्या कहता हूं, फाइकोवेंट। तो द एल्गल कंपोनेंट ऑफ ए लाइकेन इज कॉल्ड फाइकोवेंट। अब माइकोवेंट, तो द फंगल कंपोनेंट ऑफ ए लाइकेन इज कॉल्ड माइकोवेंट। तो शैवालों का वो वाला भाग जिसमें जो कवक वाला है, उसी को मैं कहता हूं कवकांश, अर्थात माइकोवेंट, इसी को मैं कहता हूं शैवालांश। तो देखिए, एल्गी एंड फंजाई लिव इन एसोसिएशन विद ईच अदर, देखो ये कह रहा है, तो जो एल्गी होते हैं और फंजाई होते हैं वो लिव इन ए एसोसिएशन विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ साथ सहजीवी के रूप में रहते थे, जुड़ करके रहते हैं। ठीक है, एंड शो सिम्बायोसिस। तो जब साथ साथ दोनों रहेंगे, दोनों को फायदा होगा, तो मैं ऐसे ही संबंध को क्या कहते हैं, मैं सिम्बायोसिस कहता हूं। इसी को क्या कहता हूं, मैं सिम्बायोसिस कहता हूं। अब देखिए अगला प्रश्न आ गया हमारा एनसीईआरटी में। देखिए अगला प्रश्न देखा है, अगला प्रश्न देख रहा है, गिव ए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ क्लासेज ऑफ किंगडम फंजाई। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो किंगडम फंजाई है, तो यहाँ पर देखा तो एक क्लासेज ऑफ किंगडम फंजाई, तो किंगडम फंजाई के अंतर्गत जो आने वाले हैं, जो उसके अंतर्गत जो आने वाले हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरा एस्कोमाइसिटी आ रहा है, मेरा फाइकोमाइसिटी आ रहा है, मेरा एस्कोमाइसिटी, मेरा बैसिडोमाइसिटी, तो जो ग्रुप आ रहे हैं फंजाई किंगडम के अंतर्गत, तो हमें उनका थोड़ा थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करना है। उसका क्या करना है, हमें कंपैरेटिव स्टडी। तो हमें वहां पर क्या करना है, उसकी देखिए कंपैरेटिव, ठीक, कंपैरेटिव स्टडी, हमें थोड़े उसके हल्की सी उसके कंपैरेटिव, उसके तुलनात्मक वर्णन को समझेंगे, कंपैरेटिव स्टडी, उसके कंपैरेटिव अकाउंट को समझेंगे। ठीक है, और कंपैरेटिव अध्ययन करेंगे, आखिर में इसमें थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो हमने देखिए पहला बेस दिए, हमारे पास बेस है, इस बेस पे हमें देखना है न्यूट्रिशन के देखना है, उसके अलावा रिप्रोडक्शन पे देखना है। तो पहले हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, कि आखिर में न्यूट्रिशन के आधार पर जो कवक होते हैं, फंजाई होते हैं, उसके चारे ग्रुप में क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंट है। तो यहाँ पर थोड़ी उसकी डिफरेंटिटी को देखेंगे। तो न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो फाइकोमाइसिटी की बात करें तो फाइकोमाइसिटी के सेप्रोफाइट्स होते हैं, अर्थात कंप्लीटली पैरासाइट्स। तो सेप्रोफाइट्स में होते हैं जो डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। तो सेप्रोफाइट्स होते हैं जो सड़ी गली चीज़ों के ऊपर क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो इनका खाना क्या है, आखिर में इसका न्यूट्रिशन क्या है, सेप्रोफाइट्स नेचर है, सड़ी गली चीज़ खाना है। इसकी बात करते हैं हम एस्कोमाइसिटी, तो ये भी देखो सेप्रोफाइट्स हैं, पैरासाइट्स हैं, एंड डीकम्पोजर्स हैं, एंड कॉप्रोफिल्स हैं। तो इस ग्रुप के अंतर एस्कोमाइसिटी जो मेरा ग्रुप है, इस ग्रुप के अंतर्गत आने वाले जो मेरे कवक हैं, कुछ सेप्रोफाइट्स भी मिल रहे हैं, अर्थात सड़ी गली चीज़ों के ऊपर उगने वाले मिल रहे हैं, उसे खाने वाले मिले, कुछ मुझे पैरासाइट्स भी मिल रहे हैं, किसी के भी पेड़ के ऊपर या किसी भी जीव के ऊपर पैरासाइट्स के रूप में रहते हैं। कुछ मुझे ऐसे मिले जो डीकम्पोजर्स होते हैं। डीकम्पोजर मतलब जो चीज़ है उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, डीकम्पोज कर रहे हैं। किसी भी कोई चीज़ है
किसी बड़ी चीज को क्या कर रहे हैं, वो एकदम गला रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो उसी को मैं क्या कहता हूँ, अपघटक के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात वो क्या है, एक डिकम्पोज। उसके अलावा कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस में होते हैं जो से भैंस है या गाय है, तो जो उसका गोबर होता है उस गोबर के ऊपर क्या करते हैं, वो वृद्धि करते हुए पाए जाते हैं। ठीक है, तो ग्रोइंग ऑन काउ डंग, वो गाय के गोबर के ऊपर जो वृद्धि करें उनको मैं कोप्रोफिलस कहता हूँ। इसके नजर देखते हैं तो बेसिडियोमाइसीटीज की बात करते हैं, जो मेरे फंजाई ग्रुप का अगला है ग्रुप, तो ये मुझे ज्यादातर देखने के लिए सेप्रोफाइट्स मिलते हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, तो मुझे सेप्रोफाइट्स नेचर मिल रहा है देखने के लिए, मुझे पैरासाइट्स नेचर मिल रहा है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज की, तो देखिए ड्यूटेरोमाइसीटीज में देखते हैं बात, तो ज्यादातर हमें सेप्रोफाइट्स मिले, कुछ पैरासाइटिक हो सकते हैं और डिकम्पोजर्स के रूप में भी मिल सकते हैं। तो ड्यूटेरोमाइसीटी क्या है, एक इम्परफेक्ट फंजाई है। तो ये मैंने न्यूट्रिशन के आधार पर देखे। अब हमें अगला है रिप्रोडक्शन के आधार पर, कि आखिर में हमें यह देखना है कि रिप्रोडक्शन में देखता है, तो यहां पर हमें देखें रिप्रोडक्शन, जनन, इसमें किस प्रकार का जनन मिला देखने को, किस प्रकार जनन मिला है। तो देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम फाइकोमाइसीटीज की बात करते हैं, यहां पर देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुझे मिला देखने के लिए जूस्पोर से और एप्लानोस्पोर से। तो यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर से मिल रहा है और यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिला है मुझे कॉनिडिया से, और यहां पर मुझे किसी भी प्रकार का नहीं मिल रहा है, और यहां पर मुझे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिला है कॉनिडिया से। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुझे फाइकोमाइसीटी में जूस्पोर से मिला है, एप्लानोस्पोर से मिल रहा है, यहां पर मुझे कॉनिडिया से मिला है, यहाँ कॉनिडिया से मिला है, यहाँ कुछ नहीं मिला। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो हम ये कह सकते हैं जो मेरा फाइकोमाइसीटीज वर्ग है, उस फाइकोमाइसीटीज के वर्ग के अंतर्गत में कुछ मुझे फंजाई मिले, कुछ कवक मिल रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि जो मुझे कवक मिल रहे हैं तो उनके अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुझे कैसे मिला है, या तो वो मिला है मुझे गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट से, कुछ न कुछ गैमीट हैं तो वो गैमेट क्या पास आएंगे, कांटेक्ट में आ जाएंगे, उससे होगा। उसके अलावा हमें ये भी कह सकते हैं कि हमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स मिल रहे हैं, तो कुछ हमें ऐसे भी मिल रहे हैं कि कुछ उसके गैमेट होते हैं छोटे छोटे, तो वो गैमेट क्या है पास में आ जाएंगे उससे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दो चीज़ों का मिल रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, इस प्रकार से हो रहा है। हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने के लिए देखिए एस्को स्पोर्ट्स मिल रहे हैं इनसाइड एस्कस। तो एस्को माइसीटीज की बात करता हूं, यहां मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिल रहा है। ठीक, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिला, तो वहां पर जो बनने वाले जो स्पोर्ट्स है तो उन्हें कहता हूं मैं एस्कोस्पोर्स। अब ये एस्कोस्पोर्स कहां बन रहे हैं, इनसाइड एस्कस, ये तो देखो लगा इनसाइड एस्कस। तो एस्कस के अंतर्गत मुझे मिलना है, एक इस प्रकार की रचना होती है एस्कस, यहां पर देखने के लिए मुझे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, 8 बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखने के लिए मुझे क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल रहा है। लेकिन बात करते हैं बेसिडियोमाइसीटीज की, तो यहां भी मुझे देखने के लिए मिल रहा है क्या, बसीडिया। तो बसीडिया देखने के लिए मिल रहा है, तो ये चीज मुझे क्या है, एक्सोजीनियस। तो इस प्रकार की देखिए संरचना होती है, यहां पर देखिए ऐसे करके हमें इस प्रकार से ऐसी संरचना होती है, यहां पर हमें देखने के लिए क्या मिल जाएंगे, स्पोर्स, जिसे मैं क्या कहता हूं, बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स 4 बनाएंगे, ठीक है 4। तो बेसिडिया होते हैं एक संरचना, इसे मैं कहता हूं बेसिडिया। यहां पर मुझे देखने के लिए बेसिडियोस्पोर्स मिले और ये एक्सोजीनियस होता है, और यहीं पर हम एस्कोस्पोर्स की बात करते हैं तो ये है आपका एंडोजीनियस। ठीक, एंडोजीनियसली, ये मैं एंडोजीनियस मिल रहा देखने के। यहां पर बात करते हैं तो ड्यूटेरोमाइसीटी कुछ नहीं है भैया, ड्यूटेरोमाइसीटी में जैसे मिल जाएगा तैसे या तो इसके ग्रुप के लोग बेसिडियोमाइसीटी में रख देंगे, एस्कोमाइसीटी, तो यहां पर नहीं मिल रहा भैया। अगला देखते हैं हम आगे, प्रश्न 10 आ गया। अब इसमें कह रहा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए यूग्लिनोड्स। तो जो यूग्लिनोड्स हैं, यानी बहुत सारे हमें यूग्लिना जो ग्रुप है उस यूग्लिना ग्रुप के अंदर मिलने वाले जो जीव होते हैं उन्हें मैं कहता हूं यूग्लिनोड्स। तो यहां पर यूग्लिनोड्स के मेन कैरेक्टर्स के बारे में पूछा है, तो उसके देखिए मेन कैरेक्टर्स के बारे में पूछा। देखो दीज आर, पहली बात देखो यूनिसेल्युलर होते हैं, दूसरी बात ये फ्रेश वाटर है, दूसरी बात ये स्टैग्नेंट वाटर में मिलते हैं, तीसरी बात इसके अंदर देखने के लिए मुझे क्या है, इसकी बॉडी देखता हूं तो मुझे देखो प्लांट लाइक भी मिलती है और एनिमल लाइक मिलती है। अर्थात
यूग्लिनोट्स जो ग्रुप है उसके अंदर आने वाले जीव ऐसे मिलते हैं जिसमें दो कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं, एक तो प्लांट लाइक मिलता है, एक एनिमल लाइक। तो यहाँ पर देखिए बोथ कैरेक्टर्स। ठीक, अगली बात, प्लांट लाइक कैरेक्टर्स क्या है? फोटोसिंथेसिस, अर्थात ये फोटोसिंथेसिस करेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। जब कब करेंगे? जब फोटोसिंथेसिस जब करते हैं जब इसकी बॉडी के अंदर क्या मिला है मुझे? क्लोरोफिल, अर्थात क्लोरोफिल है तो इस वजह से फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो इनकी जरूरत किसकी पड़ रही है? सनलाइट की, यानी कि सूरज की। तो जैसा ही सूरज आ रहा है सूरज की लाइट में तो अपना खाना स्वयं बना रहे हैं। बट एनिमल लाइक कैरेक्टर्स एक्ट एज प्रीडेटरी। तो प्रीडेटरी उसे कहते हैं कि अब ये किसी शिकार को पकड़ेंगे। प्रीडेटरी मतलब क्या है? अब ये शिकारी की बात काम करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं लाइट। अगर लाइट होती तो अपने आप खाना बना लेते। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट, प्रकाश की अनुपस्थिति में, एंड प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन, और इसके अंदर जो पाया जाने वाला फ्लैजेला होता है वो इसके कहीं की लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो देखिए इसका फ्लैजेला पाया जाने वाला इस ग्रुप का, इसका एनिमल कैरेक्टर्स है। ये खाना नहीं बना पा रहा है, एब्सेंस ऑफ लाइट यानी प्रकाश की अनुपस्थिति में एक प्रीडेटरी की तरह काम करता है। तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है? एनिमल लाइक कैरेक्टर्स। जब ये खाना बना रहा है तो कह रहे हैं वो प्लांट लाइक कैरेक्टर्स है। तो दोनों कैरेक्टर्स मुझे देखने के लिए मिलेंगे। तो दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर, इसके बॉडी के ऊपर मुझे एक प्रोटीन रिच लेयर मिलती है जिसे मैं कहता हूँ पेरिकल, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल नहीं मिलती, उस सेल वॉल की जगह पर एक प्रोटीन रिच लेयर मिलती है जिसे मैं कहता हूँ पेरिकल, जिसे हम क्या कहते हैं? पेरिकल। फिर देखो लिखा है इट रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मेथड बाय बाइनरी फिशन। अब अगली कंडीशन ये कि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो देखिए असेक्सुअल मेथड, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन के द्वारा ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। उसके अलावा देखिए अगला देखिए प्रश्न है, ये प्रश्न संख्या है हमारा 11 गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ वायरसेज। अब ये कह रहा है कि वायरसेज के बारे में अच्छी तरह से वर्णन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर और नेचर के आधार पर, एंड स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, उसकी संरचना और जेनेटिक मटेरियल के आधार पर कह रहा है कि भाई वायरस का अच्छी तरह से वर्णन कीजिए। ठीक है, आल्सो नेम फॉर कॉमन वायरल डिसीज। और उसके अलावा देखो कह रहा है कम से कम 4 कोई कॉमन ऐसे डिसीज के बारे में बताइए जो कि वायरस के द्वारा होते हैं। तो देखिए वायरसेज आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। पहली बात ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, अर्थात बिना सूक्ष्मदर्शी के हम नहीं देख सकते हैं। दूसरी बात विच कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप, केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही इन्हें देखा जा सकता है। अगली बात देखिए वायरसेज आर नॉन सेल्यूलर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स, अर्थात ये अकोशिकीय, इसकी कोई कोशिका नहीं है। कोशिका उसकी होती है जहां पर देखने के लिए कोशिका के अंग मिलते हैं, अर्थात मुझे सेल मेम्ब्रेन भी मिलती है देखने के लिए, मुझे सेल वाल भी देखने के लिए मिलती है, उसके अलावा मुझे और भी चीज मिलती है। तो कोशिका मैं उसे कहता हूं जहां पर कोशिका के अंग मिल रहे हैं। तो यहां पर देखो क्या लिख रहा है, वायरसेज आर नॉन सेल्यूलर। वायरसेज क्या है? सेल्यूलर नहीं है, नॉन सेल्यूलर, अकोशिकीय, अर्थात कोशिका नहीं है, अकोशिकीय। ठीक है, तो ये अकोशिकीय क्या है? इनफेक्शियस पार्टिकल्स, एक संक्रामक कण है केवल। ठीक है, अर्थात दे कैन इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। तो इसकी वजह से ये एक इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं जिसकी वजह से ये एक सेल से दूसरी सेल में आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं। ये तो देखा ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, एक सेल से दूसरी सेल में आसानी से हो जाते हैं ट्रांसफर। अगली बात देखिए प्यारे बच्चों, ऑल वायरसेज आर न्यूक्लियो प्रोटीन्स। देखिए जितने भी वायरस होते हैं वो सब क्या है? एक न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं, हम उन्हें न्यूक्लियो प्रोटीन्स कहते हैं। अर्थात दे हैव प्रोटीन, वहां पर मुझे देखने के लिए प्रोटीन मिलती है, एंड जेनेटिक मटेरियल। जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास क्या? आरएनए, तो ये बंद होता है, तो ये है मेरे पास क्या? प्रोटीन कोट। ये है मेरे पास प्रोटीन कोट, और ये क्या है मेरा? आरएनए। आरएनए क्या है प्यारे बच्चों? जेनेटिक मटेरियल। तो ये है मेरे पास क्या? जेनेटिक मटेरियल।
तो यही चीज़ देखो, दे है, देखो प्रोटीन मिली देखने के लिए और जेनेटिक मटेरियल। आरएनए मिल जाएगा मुझे देखने के लिए या डीएनए, दोनों में से कोई मिल जाएगा, बट नेवर बोथ प्रेजेंट, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। दूसरी बात, वायरसेज कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स यूनिट्स, आखिर में जो मेरे वायरस होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स यूनिट्स के बने होते हैं, ठीक है, जिसे मैं कहता हूं विरियन। दे आर कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, अर्थात हम उसे ये कह सकते हैं जो मेरे कॉम्प्लेक्स यूनिट्स के, जैसे मैं विरियन कहता हूं, तो वो क्या है, वो उसकी बेसिक, ये देखो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, उसकी आधारभूत संरचनात्मक इकाई है, इसी से मिलकर के बना है। दूसरी बात, अगली बात देखिए प्रोटीनेशियस कोट, जैसे मैं कैप्सिड कहता हूं, वो सुर्रा से घेरे हुए होता है द न्यूक्लिक एसिड आरएनए और डीएनए। तो ये मेरे आरएनए या डीएनए, इसे कौन घेरे हुए हैं, प्रोटीन कोट। तो प्रोटीन कोट को हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, तो वही तो देखो लिखा है प्रोटीनेशियस कोट, जिसे मैं कैप्सिड कहता हूं, सुर्राउंड घेरे हुए होता है द न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड को या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, इससे घेरे रहते हैं। दूसरी बात देखिए अगली, वायरसेज लेक इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म। देखिए ये बात समझिए, वायरस में किसी भी प्रकार का इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म नहीं मिलता है, अर्थात वो स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी क्या अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को नहीं दर्शाता है, जबकि सेल में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दर्शाते हैं। तो ये क्या करें, वायरसेज लेक इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म, उसमें उसका खुद का मेटाबॉलिज्म नहीं होती है, कैपेसिटी नहीं है, अर्थात देखिए यहां पर दे यूज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द होस्ट सेल। तो जिस किसी की भी बॉडी में वायरस चला जाएगा तो उसी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसी को यूज करता है, उसके पास खुद का कुछ नहीं है, उसकी बॉडी में पहुंच गया तो उसी का यूज करेगा, ठीक है। तो देखो लिखा है दे यूज द मेटाबॉलिज्म, वो किसी का तो ये प्रयोग करते हैं। देखिए दे यूज द मेटाबॉलिज्म, आखिर में ये किसका मेटाबॉलिज्म यूज करते हैं, दे यूज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द होस्ट सेल। तो ये जो होस्ट सेल होती है उस होस्ट सेल के मेटाबॉलिज्म को यूज करते हैं, ठीक है। हेंस अतः हम ये भी कह सकते हैं कि वायरसेज आर इनर्ट, वायरस क्या है, एक अक्रिय होते हैं आउटसाइड द सेल। अगर कोई लिविंग सेल है उसके बाहर पड़ा है तो वो इनर्ट है, वो काम नहीं करता है, अर्थात कैन नॉट मल्टीप्लाई आउटसाइड द सेल। तो सेल के बाहर वो किसी प्रकार का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। जब किसी सेल के अंदर पहुंच जाएगा तो उसी की पूरी मशीनरी को यूज करेगा, अर्थात उसकी पूरी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को यूज करेगा, और जो उसका आरएनए होता है या डीएनए होता है उसे रेप्लिकेट करता जाएगा। वही इन्फेक्शियस क्या है, वही इन्फेक्शियस होता है जेनेटिक मटेरियल, उसी को रेप्लिकेट करता जाता है। और देखिए दो शब्द और लिखे इसी में, ठीक है, अर्थात डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है वायरस में, जैसे कि बैक्टीरियोफेज, हर्पीज, हेपेटाइटिस बी, T2, T4, ये इस प्रकार के कुछ मुझे दिख रहे हैं चीज़, जिसकी वजह से या का बैक्टीरिया हर्पीज वायरस हुआ, हेपेटाइटिस बी का वायरस हुआ, या T2, ये इस प्रकार के जो इनके वायरस हैं वहाँ पर मुझे देखने के लिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिल जाता है। इनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा, यहाँ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा, यहाँ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा, यहाँ डबल स्टैंडर्ड, यहाँ, तो यहाँ पर देखने के लिए मुझे डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है, ठीक, ऐसा वायरस मिलता है उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। अब देखो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए देखो मुझे सामने में कॉलीफेज 5 मल्टीप्लाई 174 174, तो यहाँ पर देखने के लिए मुझे क्या मिलता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक। अब डबल स्टैंडर्ड आरएनए किस में मिलेगा, जैसे रियो वायरस या ट्यूमर का वायरस है तो वहाँ पर मुझे देखने के लिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिलेगा, डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिलेगा। अब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए किस में मिलेगा, जैसे टीएमबी वायरस हुआ, पोलियो वायरस हुआ, रेट्रोवायरस हुआ, रेट्रोवायरस ए एंड बी, ठीक है, यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अब सम डिसीज कॉज्ड बाय वायरस, कुछ ऐसे रोग होते हैं जो वायरस के द्वारा होते हैं, जैसे कि मेरा एड्स है, एड्स एक रोग है तो वो भी वायरस के द्वारा होता है, ठीक है, कोरोना वाला है वो भी होता है, कोरोना वायरस है तो वो भी है, सार्स है, बर्ड फ्लू है, उसके अलावा डेंगू है, उसके अलावा पोटैटो मोजेक है। तो देखिए
बर्ड फ्लू हुआ, डेंगू हुआ, पोटैटो, ये सब क्या है? तो ये सब क्या है प्यारे बच्चों? ये सब रोग हैं, एक वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं। तो देखिए एक और हमारे पास प्रश्न है, ऑर्गेनाइज देखिए, ऑर्गेनाइज ए डिस्कशन इन योर क्लास, ठीक, ऑन द टॉपिक। तो यहाँ पर देखा तो अपनी क्लास के में जाकर के एक टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर हमें डिस्कशन करना है, चर्चा करनी है। उस डिस्कशन पर हमें ये देखना है कि आर वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग, तो क्या वायरस सजीव है या निर्जीव है। तो इसके ऊपर हमें अपने क्लास के ऊपर चर्चा करनी है, हमने चर्चा में दिखाना है। इसके ऊपर हमें कुछ टाइटल है हमारा, इस टाइटल के ऊपर हम कुछ बातें लिख सकते हैं। अगर किसी प्रकार से हमारा एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, व्हाट आर वायरस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अगर इस प्रकार का भी प्रश्न आ जाता तो फिर भी हम उस प्रश्न का ऐसे ही जवाब दे देंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए, तो पहले हम नेचर देखते हैं या बायोलॉजिकल स्टेटस देखते हैं वायरस के बारे में। पहले हम थोड़ा सा इस प्रश्न को करने से पहले थोड़े हम इसकी नेचर को देख लेते हैं। तो देखिए, द स्ट्रक्चर्स ऑफ वायरस इन नॉन सेल्यूलर, ये देखिए पहली बात नॉन सेल्यूलर है। दूसरी बात, कंप्लीट वायरस इज कॉल्ड विरियन, जो मेरा कंप्लीट वायरस होता है मैं उसे विरियन कहता हूँ। तीसरी बात, वायरसेज कैन मल्टीप्लाई ओनली इन लिविंग सेल्स, ये केवल लिविंग सेल्स में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आउटसाइड में नहीं कर सकते। ठीक है, और देखिए वायरसेज कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लियो एसिड्स, तो यहाँ पर केवल हमें देखने के लिए एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड मिलता है, या तो हमें आरएनए मिल जाएगा या हमें डीएनए। हमें यहाँ पर केवल एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल देखने के लिए मिल रहा है। दूसरी बात, फैट्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड एंजाइम्स, ये चीज़ वायरस के अंदर कुछ नहीं मिलती है। ये चीज़ क्या है, वायरस के अंदर नहीं मिलती है। अगली बात, वायरसेज आर यूज राइबोसोम्स, ठीक, तो वायरसेज क्या होता है, वायरस जो होता है अपने राइबोसोम्स को, वायरसेज आर यूज राइबोसोम्स ऑफ द होस्ट सेल्स, तो होस्ट सेल के राइबोसोम्स को क्या करते हैं, ये यूज करते हैं, आर यूज राइबोसोम्स, ठीक, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स को यूज करें ड्यूरिंग देयर मल्टीप्लिकेशन, अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगली बात देखिए, यहाँ पर समझते हैं पैरासाइटिज्म, पैरासाइटिज्म इन वायरसेज। अगर वायरस की बात करता हूँ मैं पैरासाइटिज्म के लिए, ठीक है, तो इसका एक जो जीन लेवल होता है, ठीक है, तो जीन लेवल क्या है इसका, पैरासाइटिज्म। देयरफॉर अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि दे आर जीन पैरासाइट्स, इसका जो जीन होता है वो क्या होता है मेरा, पैरासाइट्स या ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। तो जो इसका जीन होता है, जीन के जैसे मान लीजिए कि मेरा आरएनए है या मेरा डीएनए, चाहे वो सिंगल स्ट्रैंड हो चाहे वो डबल, तो ये उसका जो जीन लेवल है वही जीन लेवल क्या होता है, पैरासाइट्स होता है। तो किसी भी बॉडी के अंदर मान लीजिए चला गया तो मेरा जो जीन है वही जीन क्या करेगा, रेप्लिकेट करता जाएगा, क्योंकि इसके अंदर देखने के लिए किसी भी प्रकार की कोई डिवीजन कैपेसिटी नहीं होती है कि वो डिवीजन करेगा, कि वो बाइनरी डिवीजन करेगा, कि वो ये डिवीजन करेगा, कि वो फिशन करेगा। ये इस प्रकार की डिवीजन की इसके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है। केवल इसके अंदर मिलने वाला जो जीन लेवल है वही तो देखो लिखा है कि इसकी पैरासाइटिज्म को देखता हूँ तो इसका क्या है, जीन लेवल, ठीक है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं दे आर, तो जीन क्या है, पैरासाइट, इसका जीन होता है केवल पैरासाइट्स, ठीक है। दिस इज द रीजन दैट वायरसेज कैन नॉट बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल मीडियम। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो मेरा वायरस है तो इसकी वजह से इसका जो जीन क्या है वही मेरा ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है, उसका इसका जीन क्या है वही जीन क्या है मेरा ऑब्लिगेट पैरासाइट, वही मेरा पैरासाइट्स के रूप में। तो इसी की वजह से दिस इज द रीजन, इसी की वजह से बात करते हैं, मैं इसी कारण की वजह से, ठीक, कि वायरसेज कैन नॉट बी कल्चर, इसी की वजह से हम वायरस को अलग, कैन नॉट बी कल्चर इन आर्टिफिशियल मीडियम, तो जिसकी वजह से मैं वायरस को अलग किसी भी प्रकार से आर्टिफिशियल तरीका से मैं इसका कल्चर नहीं कर सकता, अर्थात मैं बढ़ा नहीं सकता। अगर मुझे वायरस को बढ़ाना है तो मुझे कोई ना कोई लिविंग सेल चाहिए, उस लिविंग सेल के अंदर ही वायरस का क्या होगा, कल्चर होगा।
वैसे किसी भी प्रकार से वायरस का कल्चर संभव नहीं है। ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। तो ये चीज़ कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो वायरस के नेचर को दिखाती हैं। अब ये सजीव और निर्जीव के बीच की हम थोड़ी बात करते हैं तो इसके दोनों बिहेव को समझते हैं। ये है मेरे पास लिविंग प्रॉपर्टी, ये है मेरे पास नॉन लिविंग प्रॉपर्टी। तो वायरस में पहली बार लिविंग प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो पहली बात यहाँ पर देख लीजिए, मुझे आरएनए डीएनए मिल रहा है, एक जेनेटिक मटेरियल जो हम बात कर सकते हैं। ज़्यादातर रूप है जितने भी मेरे लिविंग होंगे तो वहाँ पर मुझे देखने के लिए कोई न कोई जेनेटिक मटेरियल अवश्य मिलता है। तो जेनेटिक मटेरियल अगर हमें आरएनए डीएनए कुछ मिला तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक लिविंग का कैरेक्टर्स है। तो ये लिविंग का कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं। दूसरी बात, दे कैन मल्टीप्लाई इनसाइड द लिविंग सेल। अगली बात देखिए, लिविंग का अगला कैरेक्टर्स है, ये किसी भी लिविंग सेल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करने लगेंगे। तो कोई भी लिविंग चीज़ होती है वो मल्टीप्लाई तो करती है, तो लिविंग की चीज़ के अंदर जा रहे हैं तो कर, तो ये कहीं ना कहीं हमें लिविंग का कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलता है। अगली बात, दे बिहेव लाइक एन ऑब्लिगेट पैरासाइट्स एंड प्रोड्यूस इन्फेक्शियस डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इनके बिहेव की बात करता हूँ तो इनका बिहेव क्या है, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट अर्थात कंपल्सरी पैरासाइट्स के रूप में। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये प्रोड्यूस करते इन्फेक्शियस डिसीज, संक्रामक रोग पैदा करते हैं। ये प्लांट्स में भी करते हैं और एनिमल्स में भी। तो मुझे इसकी वजह से क्या है, ये प्लांट्स में एनिमल्स में क्या देखने के लिए मिलते हैं, इसके रोग। फिर दे आर होस्ट स्पेसिफिक। अगली बात ये है कि अगली कंडीशन इसकी ये है कि कोई भी होस्ट स्पेसिफिक कोई सेल है तो उस सेल के अंदर ही क्या अपने आप को काम करते हैं। तो ये क्या होस्ट स्पेसिफिक अर्थात होस्ट के स्पेसिफिक होस्ट में ही काम करते हैं। इनके लिए होस्ट क्या है, मस्ट बी कंपल्सरी। दूसरी बात, दे आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड केमिकल सब्सटेंस। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है, तो ये सजीवों का लक्षण, अगर कोई भी सजीव है तो उसे जरा सा भी हम टेम्परेचर देंगे तो वो टेम्परेचर पर क्या होगा, सेंसिटिव हो। जैसे प्लांट्स है तो जैसे ही उसे धूप टेम्परेचर मिल रही है तो टेम्परेचर अकॉर्डिंग काम करता है, उसे धूप मिल रही है तो धूप के हिसाब से चलेगा। इंसान है, उसे ज़्यादा गर्मी लग रही है तो उसे तुरंत महसूस होने लगेगी, टेम्परेचर के प्रति क्या है, वो सेंसिटिव है। और कोई केमिकल डाल दो, अगर इंसान के ऊपर कोई गलत केमिकल डाल दो तो इंसान क्या हो, मर जाएगा। तो ये केमिकल के प्रति और टेम्परेचर प्रति क्या है, सेंसिटिव। ये सारी चीज़ हमें लिविंग के अंदर देखने के लिए आसानी से मिल जाती है, लिविंग की प्रॉपर्टी है। और नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी क्या है, वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वायरस क्या है, उनका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है एक क्रिस्टल्स के रूप में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। तो इनके क्रिस्टल्स किए, तो क्रिस्टल्स किस चीज़ के होते हैं, नॉन लिविंग के, लिविंग के तो होनी थी। तो ये नॉन लिविंग का क्या है, कैरेक्टर्स। दूसरी बात, दे डू नॉट शो प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। ये किसी भी प्रकार का रेस्पायरेशन प्रोसेस नहीं दर्शाते, जबकि अगर लिविंग सेल है तो रेस्पायरेशन अवश्य दर्शाएगी, लेकिन ये नहीं दर्शा रही। दूसरी बात, दे आर इनर्ट लाइक केमिकल सबस्टेंसेज आउटसाइड द लिविंग होस्ट। दूसरी बात, तो दे आर इनर्ट, तो क्या हुआ इनर्ट, इनर्ट मतलब अक्रिय, अर्थात ये क्या है, इनएक्टिव, ठीक, इनएक्टिव जैसे केमिकल सबस्टेंस। तो इस प्रकार के एक केमिकल सबस्टेंस जैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं आउटसाइड द लिविंग होस्ट। तो लिविंग होस्ट से बाहर, जैसे मान लीजिए कोई केमिकल है, केमिकल बाहर रखा हुआ है तो वो क्या है, एक इनएक्टिव है। जैसे ही उस केमिकल को मेरे ऊपर डाल दोगे तो अब वो केमिकल क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। जैसे वो केमिकल मेरे बॉडी पे एक्टिव हो जाएगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, परेशान होऊंगा, जल जाऊंगा। तो यही तो देखो कहा गया इस लाइन में, दे आर इनर्ट लाइक, ये इनर्ट लाइक, ठीक है। इनर्ट लाइक का मतलब होता है कि ये काम न करने वाले अर्थात अक्रिय केमिकल सब्सटेंस की तरह होते हैं आउटसाइड द लिविंग होस्ट, किसी भी लिविंग होस्ट के बाहर। दूसरी बात, दे आर नॉन सेल्यूलर, ये नॉन सेल्यूलर हैं, अर्थात यहाँ पर देखने के लिए मुझे सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म कुछ भी चीज़ नहीं मिली है। तो जिसकी बॉडी ऐसी है जहाँ पर मुझे सेल वॉल नहीं मिली, साइटोप्लाज्म नहीं मिला, सेल मेम्ब्रेन नहीं मिल रही, तो भैया मैं उसे लिविंग की कैटेगरी में कैसे रख सकता हूँ, लिविंग की कैटेगरी में उसे रखते हैं जहाँ पर हमें सेल वॉल मिल जाए, कुछ सेल के अंग मिल जाए देखने के लिए, तो उस चीज़ को हम लिविंग की कैटेगरी में रख देते हैं। तो इससे हम इसे लिविंग की कैटेगरी नहीं रखते। दूसरी बात, दे डू नॉट शो
द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। तो इसकी अगली बात यह है कि ये किसी भी प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को शो नहीं करते हैं। ठीक, ये किसी भी प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को शो नहीं करते। दे कैन मल्टीप्लाई ओनली इन लिविंग होस्ट सेल्स। इनका केवल यही काम है, एक इस प्रकार के इनर्ट कंडीशन है, एक केमिकल की तरह बिहेव करती हैं। अगर ये बॉडी के ऊपर आ जाते हैं, किसी लिविंग होस्ट में आ जाते हैं, तो केवल अपना असर दिखाते हैं, और जैसे ये लिविंग सेल से बाहर है तो भैया ये अक्रिय पड़े हुए हैं। ठीक, तो ये क्या पड़े, अक्रिय, किसी प्रकार से काम नहीं कर सकते हैं। आज हमारी जो क्लास का ये चैप्टर था, चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, इस चैप्टर को हमने क्या कर दिया, कंप्लीट। कुछ प्रश्न थे, उस प्रश्नों को हमने समझा। अब हम आपसे अगली चैप्टर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, बाय बाय।